स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। शाम के 7 बजने को हैं। क्या हुआ दिन भर देश में, देश दिन भर में, इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले खबर देश की राजधानी से जुड़ी, जहां पर दिल्ली में विधायकों की तनख्वाह बढ़ने की खबर से लेकर के अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। ऐसे में दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 गुने से भी ज्यादा बढ़ने वाली है और अगर सरकार सिफारिशों पर अमल करे तो ये बहुत जल्द होगा। लेकिन अब इस बीच जनता और विपक्षी ये भी पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा। और इस बीच यूथ कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, सड़कों पर उतर आए। खुद को आम आदमी की सरकार बताने वाले केजरीवाल के विधायकों का वेतन चौगुना बढ़ाने की कवायद का विरोध शुरू हो गया है। इसे लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि आम आदमी की बातें करने वाले केजरीवाल को अब आम आदमी से ज्यादा अपने विधायकों की चिंता है। प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। अरविंद केजरीवाल जी एक आम आदमी का नारा लेकर दिल्ली के अंदर आए थे और उन्होंने कहा था कि उनके विधायक 1 रुपए की सैलरी पर काम करेंगे। आज दिल्ली की जनता ये देखे कि किस प्रकार के विधायक और किस प्रकार का मुख्यमंत्री वो दिल्ली के अंदर लेकर आए हैं। 3 विधायकों वाले विपक्ष का आरोप है कि सरकार की प्राथमिकता बदल गई है। आचार्य कमेटी ने विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट दे दी है। माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में सरकार विधायकों के नए वेतनमान का प्रस्ताव ला सकती है। दादरी हत्याकांड के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से अपने अपने तरह से इस पर बयान भी दिए गए। वहीं इस बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक रेडियो संदेश के जरिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, एक ऐसा ही विज्ञापन जारी किया है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि किस तरह से कुछ संगठन और राजनीतिक दल इस तरह की हरकत के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में अब कांग्रेस और बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर हम सब हिंदू और मुसलमान चंद जहरीले नेताओं की बात सुनना बंद कर दें तो इनकी गंदी राजनीति खत्म हो सकती है। जब तक हम इनकी बातें मानते रहेंगे तो ना तो हिंदू बचेंगे, ना मुसलमान, और ना ही देश बचेगा। इस देश को केवल एक ही आदमी बचा सकता है, आम आदमी। चाबी आपके हाथ में है, प्लीज इस देश को बचा लीजिए। हालांकि इस विज्ञापन में अरविंद केजरीवाल ने किसी भी राजनीतिक दल या फिर नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी हलकों में हलचल के लिए ये रेडियो संदेश काफी है। दादरी पर भड़की हिंसा पर रेडियो विज्ञापन आते ही बीजेपी और कांग्रेस ने उन पर भड़कने में देरी नहीं लगाई। सभी वर्गों को आप लड़ाने का काम करने की आपकी चेष्टा है। आप ये ऐड देकर के क्या प्रूव करना चाहते हैं? देश के अंदर और भी मुख्यमंत्री हैं, किसी ने तो ऐसा ऐड नहीं निकाला, लेकिन आपकी मंशा क्या थी? हर सामाजिक और राजनीतिक दल की ये जिम्मेदारी है कि मामला शांत हो उसकी कोशिश करें। राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास न केजरीवाल साहब को करना चाहिए और न भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। केजरीवाल 3 अक्टूबर को दादरी बिसाहड़ा गांव गए थे। परिवार से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आज तक हिंदू मुसलमान को लेकर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। इस घटना से किसे फायदा हुआ? दादरी के इस बिसाड़ा गांव में अब 8 दिन बाद धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यहां धारा 144 लगाई, लोगों के एकजुट होने पर यहां मनाही है। लेकिन इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाने के लिए खुद सरकार ने आसपास के 60 गांवों के प्रधानों की एक पंचायत बुलाई है। ऐसे में साध्वी प्राची भी यहां जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। हिरासत में लेकर कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अखलाक के परिवार के जख्मों पर सियासी नमक लगाने का सिलसिला जारी है। कोई भी राजनीतिक दल इसमें पीछे नहीं है। बुधवार को वीएचपी नेता साध्वी प्राची बिना इजाजत के बिसाहड़ा पहुंच गई। धारा 144 लागू होने और बिना इजाजत बिसाहड़ा पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। साध्वी को हिरासत में लेने का विरोध करते हुए उनके समर्थक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्राची ने प्रशासन के इस कदम के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को इसी तरह क्यों नहीं रोका गया था। बाकी तो सब अंसारी आए कल, उसके लिए धारा 144 नहीं टूटी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आए, उनके लिए धारा 144, राहुल गांधी, इनके लिए कार्रवाई नहीं हुई। बाद में साध्वी प्राची को पुलिस ने गाजियाबाद के बॉर्डर पर छोड़ दिया। इससे पहले पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों को गांव में घुसने नहीं दिया। दादरी कांड की रिपोर्ट पीएमओ तक पहुंच गई है। होम सेक्रेटरी ने मिनिस्ट्री की ओर से बनाई गई रिपोर्ट पीएमओ को सौंप दी है।
उधर वाराणसी में संतों की प्रतिकार रैली में इस तरह की हिंसा और उसके बाद आगजनी की घटना की कुछ ऐसी तस्वीरें एक अंग्रेजी अखबार के पत्रकार ने जारी की है, जिससे सीधे सीधे वहां की पुलिस अब आरोपों के घेरे में खड़ी नजर आती है। वाराणसी में संतों की प्रतिकार रैली के दौरान हुए बवाल और आगजनी मामले में अब तक पुलिस का कहना था कि इस रैली में भीड़ ने गाड़ियों को आग के हवाले किया था, लेकिन बवाल के दौरान ली गई तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। एक अंग्रेजी अखबार के रिपोर्टर की तस्वीरों में ये दावा किया गया है कि खुद पुलिस वालों ने गाड़ियों में आग लगाई और बवाल को बढ़ावा दिया। रिपोर्टर संजय गुप्ता के मुताबिक उसकी तस्वीर खींचने और आपत्ति जताने पर पुलिस वाले खफा हो गए और उसका कैमरा तोड़ दिया। इतना ही नहीं, पत्रकार ने पुलिस पर उसकी पिटाई करने का भी आरोप लगाया है। पीएचडी वालों ने कहा कि इसका पहले कैमरा मार के तोड़ो, ये फोटो खींचा है हम लोग का आग रखते हुए, और वो लोगों ने कैमरे पर टूट पड़े और उसके बाद हमारे ऊपर 20-25 की संख्या में घेर कर लाठियों से बरसात कर दी। वहीं इस मामले में वाराणसी के एसएसपी आकाश कुलहरी का कहना है कि इन तस्वीरों से ये पुष्टि नहीं हो रही है कि पुलिसकर्मियों ने बाइक में आग लगाई। पाटलिपुत्र का महासंग्राम छिड़ा है। पहले चरण के मतदान के लिए बहुत कम वक्त भी बचा हुआ है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर। लालू यादव का जो बयान आया उस पर अब बाबा रामदेव ने उन्हें कंस का वंशज तक कह दिया। ऐसे में पलटवार लालू की ओर से भी हुआ। दोनों के आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार आप भी सुनिए। आरएसएस से भी बढ़ के वो हो गया है। वो इस आदमी ने ही बिंदा करात ने एलिगेशन लगाया था कि दावा में जानवरों को हड्डी मिला कर खिला रहा है। मालूम है ना, जानवर का हड्डी। तो हमने कहा था भाई जानवर का हड्डी हो या मानव का हो, अगर खाने से बचता है तो इसमें क्या अपराध है। वैसे भी आजकल लालू जी के भीतर शैतान बैठा हुआ है जो कभी उनको गोमांस खिलाने के लिए प्रेरित कर देता है कि गोश्त खाओ, हिंदू भी गोमांस खाते हैं। ऐसा कह करके उन्होंने यदुवंश को कलंकित किया है। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। बिहार में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सीनियर नेताओं की ओर से तो बयान आ ही रहे हैं, जूनियर नेता भी पीछे नहीं है। शब्दों के बाण उनकी ओर से भी चल रहे हैं। चिराग पासवान ने लालू के बेटों की उम्र पर जब तंज कसा तो यहां लालू के बेटे ने भी पलटवार कर ही दिया। जंगल राज इस कदर इस हद तक था लालू राबड़ी जी के राज में कि उनके बच्चे अपनी मनचाही उम्र उसमें लिखवा सकते थे। बहरहाल मैंने हमेशा कहा कि दोनों मेरे छोटे भाई हैं, बट अब मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरे छोटे भाई में से सबसे छोटा भाई कौन है। चिराग पासवान जी बोलते हैं, रामविलास पासवान जी के एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है, कौन सी उनकी बीवी का नाम है, क्या है, पहले इस पे क्लैरिटी दें। और अब खबर असदुद्दीन के भाई अकबरुद्दीन से जुड़ी, जिनके जुबान से एक बार फिर ऐसा कुछ निकला है कि अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। पीएम मोदी के लिए उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, गैर जमानती वारंट और धाराएं उनके खिलाफ अब लग चुकी है। एमआईएम नेता और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की जुबान एक बार फिर उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई है। किशनगंज के जिला प्रशासन ने ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 144, 153A और 188 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसपी किशनगंज राजीव रंजन ने गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। अकबरुद्दीन पर पीएम मोदी के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। साथ ही उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का भी आरोप है। जब एफआईआर दर्ज हो चुका है तो लीगली ही इसको देखना पड़ेगा। अब मेरा इस पर तबसरा करना नहीं करना कोई मायने नहीं रखता। अकबरुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बिहार के किशनगंज में अपनी पहली रैली की थी। इस दौरान उन्होंने अपने भड़काऊ अंदाज में भाषण दिया था। घरेलू हिंसा के आरोप में पिछले कुछ दिनों से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के लिए काफी दिनों बाद एक राहत की खबर आई है। उन्हें दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी, जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। दिल्ली के द्वारका कोर्ट से बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री के लिए राहत भरी खबर आई। द्वारका कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट की ओर से कहा गया कि वो विदेश नहीं जा पाएंगे, साथ ही पुलिस के साथ संपर्क में रहना होगा। वो कभी भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने मुझे बार बार कहा कि उनका कानून में पूरा भरोसा है, अल्टीमेटली उनको न्याय मिलेगा। थोड़ा सा डिले जरूर हो सकता है, मगर उनको न्याय मिला और आज उनकी 2 बजे बेल हो गई है। शायद कोर्ट को लगा होगा कि उनको कस्टडी में रख के और उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उनको बेल मिली है। तो दैट इज ऑल राइट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन उससे बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो गलत किया है वो सही हो जाता है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में सोमनाथ भारती की जमानत की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें निचली अदालत में जाने को कहा था। वहीं उनकी पत्नी लिपिका उनसे समझौता करने से इनकार कर चुकी हैं। पत्नी लिपिका ने उन पर घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश जैसे कई और संगीन आरोप लगा चुकी हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए भारती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने को भी कहा था, जिसके बाद भारती को 29 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। तब से वो जेल में थे। और अब खबर मुंबई से, जहां शिवसेना का विरोध राग एक बार फिर से सुनाई दिया है। दरअसल 9 अक्टूबर को गजल गायक गुलाम अली खान का यहां कार्यक्रम है, लेकिन शिवसेना ने इसका विरोध किया है और आयोजकों से इस कार्यक्रम को रद्द करने की मांग है। शिवसेना का ये गुलाम अली का विरोध पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो कर चुके हैं। साथ ही तमाम पाकिस्तानी कलाकारों का भी वो अक्सर विरोध करते रहे हैं। पाकिस्तानी गजल उस्ताद गुलाम अली खान अपनी आवाज से भले ही श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, लेकिन उनके मुंबई आने की खबर सुनते ही शिवसेना ने विरोध राग अलापना शुरू कर दिया है। 9 अक्टूबर को मुंबई में होने वाले गुलाम अली के कार्यक्रम को लेकर शिवसेना ने धमकी दी है कि वो गुलाम अली का कार्यक्रम मुंबई में नहीं होने देंगे। शिवसेना ने चेतावनी दी है कि अगर कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया तो पार्टी अपने स्टाइल में विरोध करेगी। गुलाम अली की कंसर्ट हो जाएगी, लेकिन कब? जब पाकिस्तान बाज आएगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ रिश्ते सुधारेगा। मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं, जो कि कानून और व्यवस्था के जिम्मेदार हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी पड़ेगी कि क्या शिवसेना किस तरह की दादागिरी चलनी चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब शिवसेना गुलाम अली का विरोध कर रही है। इससे पहले भी इसी साल जनवरी के महीने में अहमदाबाद में गुलाम अली के एक कार्यक्रम का शिव सैनिकों ने विरोध किया था। शिवसेना पिछले कई सालों से पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध करती आ रही है। कलाकार का विरोध हो रहा है तो कहीं 2 कलाकार पर अब आरोप भी लग रहे हैं। दरअसल टीवी एक्ट्रेस और 2 मॉडल्स पर अब चोरी का आरोप लगा है। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं और उसके जरिए तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। मॉडल नेहा नागिया और टीवी अभिनेत्री नलिनी नेगी, इन 2 हसीनाओं पर बड़े ही गंभीर आरोप लगे हैं। भांगानगर पुलिस ने दोनों के खिलाफ चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया है। रेनू शिरोनी और उसकी दोस्त तन्वी गुप्ता ने आरोप लगाया है कि जब वो दिल्ली में एक फैशन शो के लिए गई थी, तब उनकी मुलाकात मॉडल नेहा नागिया से हुई थी। नेहा कुछ दिन रेनू के फ्लैट में रही थी। कुछ दिन पहले रेनू और तन्वी पार्टी के लिए रात को बाहर गई थी। रेनू का आरोप है कि नेहा ने मौके का फायदा उठाकर डुप्लीकेट चाबी से लॉकर खोल लिया और उसमें से कैश और गहने लेकर फरार हो गई। सीसीटीवी फुटेज में 3 अक्टूबर को नेहा फ्लैट के लिफ्ट में दिख रही हैं। उस समय रात के 8:40 हो रहे थे। चौकीदार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि नेहा रेनू के फ्लैट में गई थी। इस दौरान उनके पास एक बैग भी था। फुटेज में नेहा के साथ टीवी एक्ट्रेस नलिनी नेगी भी दिखाई दे रही थी। पुलिस ने दोनों को बुलाकर पूछताछ की। इसके बारे में हमने एक चोरी का कंप्लेंट दर्ज किया है और पुलिस वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि सड़क छाप मजनुओं की अब खैर नहीं, क्योंकि मोर्चा खुद छात्राओं ने संभाल लिया है। ये तस्वीरें मेरठ की है, जहां सरेआम ये 14 पिट गया है। सड़क छाप मजनुओं की छात्राओं ने खुद पिटाई की है। इसके बाद आसपास के लोगों ने भी उन पर हाथ साफ कर दिया। बाद में उन्हें पुलिस को सौंपा गया। घटना मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की है, जहां आरजी कॉलेज की छात्राओं ने मजनुओं की जमकर पिटाई की। ट्यूशन जाते वक्त इन लड़कियों को अक्सर लड़के परेशान किया करते थे और तब छात्राओं ने उन्हें सबक सिखाने का मन बनाया। आखिरकार खूब पिटाई के बाद उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। सऊदी के हज में हुई भगदड़ के बाद जिस तरह से घटना हुई और इसमें 69 भारतीय लापता हैं, उसके बाद भारत के विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने वहां पर आला अधिकारियों से बातचीत की है और सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात की है। वीके सिंह ने जद्दा में, मक्का, मदीना और मीना में उस जगह का दौरा भी किया
जहां पर यह हादसा हुआ था। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की पहल के बाद सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि वो भारतीय हज यात्रियों की हर संभव मदद करेंगे। मंगलवार को जनरल वीके सिंह ने अस्पतालों का दौरा किया, घायलों का हालचाल जाना। जनरल वीके सिंह ने सऊदी सरकार से अनुरोध किया है कि पीड़ितों के परिजन भारत से आना चाहते हैं तो उन्हें जल्द वीजा सुविधा भी मुहैया कराई जाए। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।